नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। हर खबर को विस्तार से जानेंगे, उससे पहले एक नजर इस वक्त के मुख्य समाचारों पर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिया इस्तीफा। महाराष्ट्र में जारी गतिरोध के लिए शिवसेना को ठहराया जिम्मेदार। कहा, ढाई साल के मुख्यमंत्री पद को लेकर नहीं हुई थी कोई बात, सरकार ना बनाने को बताया जनादेश का अपमान। करतारपुर साहिब कॉरिडोर का कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। अंतिम तैयारियां जोरों पर। पाकिस्तान जाने वाले जत्थे को करेंगे रवाना। सीमा पर बने पैसेंजर टर्मिनल का भी प्रधानमंत्री करेंगे उद्घाटन। हजारी कोर्ट में पुलिस और वकीलों के बीच हुए झगड़े पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। कहा, ताली एक हाथ से नहीं बजती, कमियां दोनों पक्षों की तरफ से, हमारा चुप रहना ही ठीक। ओडिशा में चल रही वकीलों की हड़ताल के मामले की सुनवाई के दौरान किया जिक्र। चक्रवाती तूफान बुलबुल हुआ और भी खतरनाक। अगले 48 घंटों में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तट से टकराएगा तूफान। तटीय इलाकों में तेज हवाएं और भारी बारिश। केंद्र का हर मुमकिन मदद का ऐलान। पांचवें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के आखिरी दिन बना एक और रिकॉर्ड। 415 छात्रों की भागीदारी से बनी मानव क्रोमोसोम की सबसे बड़ी मानव छवि। इस साल विज्ञान महोत्सव में बने 3 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो बुलेटिन की शुरुआत महाराष्ट्र से करते हैं, जहां सरकार बनाने की कोशिशों को झटका लगा है। तय वक्त पर सरकार न बनने की वजह से राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्य में 9 नवंबर को सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है। फडणवीस ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को अपना इस्तीफा सौंपा। इस्तीफा देने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए फडणवीस ने कहा कि राज्यपाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। राज्य में गठबंधन को जनादेश मिला है। हमने पारदर्शी सरकार बनाने की कोशिश की, लेकिन गठबंधन सरकार नहीं बनने की वजह से इस्तीफा दिया गया। उन्होंने कहा कि शिवसेना से कभी 2.5 साल के सीएम की बात नहीं हुई थी। जहां तक 2.5 साल के मुख्यमंत्री का सवाल है, मैं वापस स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैंने पहले भी ये कहा है, पूरी चर्चा में मैं था। मेरे सामने कभी भी 2.5 साल के मुख्यमंत्री पद पर फैसला नहीं हुआ। इस प्रकार से हमारे नेताओं के ऊपर ये जो भाषा, इसको हम सहन नहीं कर सकते और इसलिए हम तो इसकी भर्त्सना भी करते हैं और हम ये मानते हैं कि बिल्कुल गलत इस प्रकार का ये व्यवहार, और पिछले 10 दिनों में तो इसकी परिसीमा हुई है। हमने अपनी ओर से लगातार ये प्रयास किया कि उनके साथ वार्ता हो। वार्ता उन्होंने तोड़ी। हमने फोन पर बात करने के प्रयास किया, संदेशा देकर प्रयास किया। उन्होंने हमसे फोन पर भी बात करना गवारा नहीं समझा और हमसे बात करने की जगह पहले दिन से कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस से उन्होंने बातचीत शुरू की। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैंने 5 साल तक महाराष्ट्र की सेवा की, 5 साल तक ईमानदारी से शासन किया, इसलिए जनादेश हमें मिला। हमारी तरफ से बातचीत का रास्ता हमेशा खुला था, लेकिन शिवसेना ने गठबंधन धर्म का निर्वाह नहीं किया। वहीं शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने फिर कहा कि 2.5 साल के सीएम के लिए बात हुई थी। उन्होंने बीजेपी के आरोपों को गलत बताया। महत्वाचा मुद्दा असा
की त्यांच्याशी मला बोलायला वेळ नाही. नाही, वेळ होता, पण मी बोललेलो नाही. मी बोललो नाही, कारण मला खोटं ठरवणाऱ्या माणसाशी मी बोलणार नाही. हे मी गर्वाने नाही, पण माझ्या घराण्याची परंपरा म्हणून सांगतोय. हो, मी बोललो नाही तुमच्याशी, आणि जोपर्यंत तुम्ही तुमचं खोटं मान्य करत नाही तोपर्यंत मी बोलणार नाही, कारण असा खोटा रिश्ता मला ठेवायचा नाही. पण मी त्यांनी जे सांगितलं की आमच्याशी बोलायला वेळ नाही, पण काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीशी दिवसात 3-3दा बोलत होते. म्हणजे काय तुम्ही आमची ती पाळत ठेवताय? कशाला पाळत ठेवताय? आम्ही चोरून मारून काही गोष्टी करत नाही, ज्या करायच्या ते उघड उघड करतो, उजळ माथ्याने करतो. 31 अक्टूबर 2014 को बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के 27वें मुख्यमंत्री के तौर पर अपना कार्यभार संभाला था। बीजेपी के 5 साल के शासन पर अगर नजर डाली जाए तो फडणवीस के नेतृत्व में विकास की कई परियोजनाओं को शुरू किया गया। उनके कार्यकाल में मुंबई में मेट्रो ट्रेन का नेटवर्क बढ़ा, जिससे जनता को काफी फायदा मिला। सबसे बड़ी उपलब्धि महाराष्ट्र में किसानों को कर्ज में छूट की थी, जिसके तहत 50 लाख किसानों के खाते में 25,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई। 2015 से 2018 तक किसानों को 1 लाख से ज्यादा बिजली कनेक्शन दिए गए। 1,10,000 करोड़ रुपए का निवेश कृषि क्षेत्र में किया गया। वहीं शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काफी सुधार देखने को मिला। करतारपुर साहिब कॉरिडोर के उद्घाटन की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इसका उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह सबसे पहले सुल्तानपुर लोधी गुरुद्वारे पहुंचेंगे। इसके बाद करीब 11 बजे करतारपुर कॉरिडोर के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री यहां सीमा पर बने पैसेंजर टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे, साथ ही पाकिस्तान जाने वाले जत्थे को रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री यहां एक रैली को भी संबोधित करेंगे। करतारपुर गलियारा भारत के पंजाब में स्थित डेरा बाबा नानक श्राइन को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित करतारपुर के दरबार साहिब से जोड़ेगा। गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व मनाने के लिए श्रद्धालु इस कॉरिडोर के जरिए दरबार साहिब जाएंगे। सीमावर्ती इलाका होने और आतंकी गतिविधि के इनपुट होने की वजह से सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वाहे गुरु का खालसा, वाहे गुरु की फतेह। तो ये जो लोगों ने कहा, सिख संप्रदाय का जो, और उन्होंने सबसे बड़े काम किया कि जातीयता को नहीं माना। जब समाज जातियों में बटा था तब उन्होंने कहा जाति से उठो। किसी भी भेदभाव के खिलाफ वो थे, और इसलिए पुरुष स्त्री इस भेदभाव के खिलाफ भी, तो हर भेदभाव के खिलाफ वो उठे। और इसलिए उन्होंने जिस तरह से हमने अभी देखा 4 उदासी उन्होंने की, और पूरे एक तरह से उस समय जो भारत का मानचित्र था वहाँ सब जगह गए, वो सभी कोनों में गए। रामेश्वर से तिब्बत तक, कंधार से लेकर कामरूप तक, वो जो गए उससे ये देश में एक अद्भुत नई क्रांति आई। आज दुनिया को एक तरह से विश्व गुरु कह सकते हैं कि गुरु नानक देव जी की सीख की बहुत जरूरत है। पंजाब सरकार की ओर से श्रद्धालुओं को सुल्तानपुर लोधी ले जाने के लिए निशुल्क बस सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से जयंती मनाने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। सुल्तानपुर लोधी श्री अमृतसर साहब और डेरा बाबा नानक में गुरु नानक देव जी के जीवन और उनके संदेशों के प्रचार प्रसार के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक लेजर, ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जबकि विदेश मंत्रालय की ओर से सिख युवा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों और अनधिकृत कॉलोनियों के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज मुलाकात की और दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले करीब 40 लाख लोगों को मालिकाना हक देने के फैसले को लेकर आभार जताया। दिल्ली के बीजेपी सांसद और पार्टी नेता भी वहां मौजूद थे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 से उनकी सरकार बनने के बाद से अनधिकृत कॉलोनियों के लिए रास्ते खोजे जा रहे थे, लेकिन दिल्ली सरकार से मदद नहीं मिलने की वजह से इसमें देरी हुई। आखिरकार ये तय किया गया कि वो इसे जरूर करेंगे।
ये सरकार जब 2014 में बनी तब से हम इसके कोई ऐसे रास्ते खोज रहे थे, कुछ आशा थी कि स्थानीय जो सरकारें हैं वो भी कुछ जिम्मेवारी उठाएगी, लेकिन सारे प्रयास, सारे प्रयोग कहीं न कहीं उलझते रहे। आखिरकार ये तय किया कि कोई करे या न करे, हम इसे किए बिना रह नहीं सकते। कोई जिम्मेवारी उठाए न उठाए, हम गैर जिम्मेवार नहीं बन सकते हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। महागठबंधन उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगा। रांची के प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में झारखंड कांग्रेस के प्रभारी आरपीएन सिंह ने ये जानकारी दी। महागठबंधन के तीनों दलों झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के बीच सीटों का बंटवारा भी हो गया है। झारखंड के महागठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा 43, कांग्रेस 31 और राष्ट्रीय जनता दल 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में फैसले की घड़ी नजदीक आती जा रही है। इसे लेकर उत्तर प्रदेश सरकार अलर्ट पर है। इस सब के बीच आज चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ करीब 1.5 घंटे तक बैठक की। चीफ जस्टिस ने अपने चैम्बर में यूपी के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी और पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह से मुलाकात की और फैसले से पहले सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अधिकारियों ने चीफ जस्टिस को सुरक्षा व्यवस्था से अवगत कराया और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी थी। इससे पहले गुरुवार को गृह मंत्रालय ने फैसलों के मद्देनजर सभी राज्यों को सतर्क रहने की हिदायत दी है। 30 हजारी कोर्ट में पुलिसकर्मियों और वकीलों के विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, कमियां दोनों पक्षों की तरफ से थी, हमारा चुप रहना ही ठीक है। दरअसल उड़ीसा में हुए वकीलों की हड़ताल से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने 30 हजारी मामले में पुलिस ज्यादती का मामला उठाया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया कि अभी इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। इस मामले में शुक्रवार को राष्ट्रीय महिला आयोग और दिल्ली महिला आयोग ने 30 हजारी कोर्ट में नॉर्थ डीसीपी मोनिका भारद्वाज के साथ बदसलूकी को लेकर स्वतः संज्ञान लिया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने 7 दिनों में और दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस से 13 नवंबर तक जवाब मांगा है। भारत सरकार ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज के दावे को नकार दिया है और अर्थव्यवस्था के मजबूत होने का दावा किया है। सरकार का कहना है कि महंगाई को काबू में रखने के साथ ही अर्थव्यवस्था के बुनियादी कारक पर्याप्त मजबूत और गतिशील बने हुए हैं। सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया कि भारत में निकट और मध्यम अवधि में आर्थिक वृद्धि की संभावनाएं बहुत प्रबल हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि आईएमएफ का मूल्यांकन और कई अन्य संस्थाओं का आउटलुक भी भारत के लिए सकारात्मक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में विश्व आर्थिक परिदृश्य में बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2019 में 6.1% की दर से बढ़ने का अनुमान है और 2020 में इसकी वृद्धि दर 7% हो जाएगी। सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया कि सरकार ने अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए अनेक सुधार किए हैं। इन उपायों से भारत के बारे में सकारात्मक परिदृश्य बनेगा और पूंजी प्रवाह के साथ निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। चक्रवाती तूफान बुलबुल का खतरा धीरे धीरे बढ़ रहा है। बंगाल की खाड़ी से उठकर इस तूफान का खतरा अब ओडिशा से होते हुए पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तक पहुंच रहा है। अगले कुछ घंटे इन राज्यों में कुछ भागों के लिए बेहद अहम हैं। भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि रविवार को तूफान खतरनाक स्तर पर पहुंच सकता है। मौसम विभाग के अनुसार बुलबुल तूफान 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर पहुंच सकता है। पश्चिम बंगाल में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। पश्चिम बंगाल के साथ साथ ओडिशा में भी अलर्ट जारी किया गया है और मछुआरों को समुद्र तट के करीब नहीं जाने की सलाह दी गई है।
दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति भयावह होती जा रही है। हवा में अत्यधिक नमी की वजह से यहां शुक्रवार की सुबह वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक 350 दर्ज किया गया। वहीं दिल्ली के आसपास नोएडा में AQI 366, गाजियाबाद में 365, ग्रेटर नोएडा में 352 और फरीदाबाद में 342 दर्ज किया गया। दिल्ली सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि ऑड इवन और दूसरे कदम उठाने से PM 2.5 के स्तर से घटकर 115 तक आ गया है, जबकि 2012 और 2014 के बीच ये औसतन 154 था। इसका सीधा मतलब है प्रदूषण में 25% की कमी आई है। जबकि सेंटर साइंस एंड एनवायरनमेंट के विशेषज्ञों की माने तो दिल्ली सरकार की ऑड इवन स्कीम से प्रदूषण कम करने की जो तरकीब है वो कारगर साबित नहीं हुई है। अगर ऑड इवन हो रहा है तो वो हर व्हीकल के लिए होना चाहिए, 4 व्हीलर्स के लिए भी, 2 व्हीलर्स के लिए भी। किसी को भी एग्जेम्पशन नहीं देना चाहिए और ना ही जो वुमेन व्हीकल है किसी को भी नहीं एग्जेम्पशन देना चाहिए, ना ही 2 व्हीलर्स को एग्जेम्पशन देना चाहिए, क्योंकि 2 व्हीलर्स का जो नंबर है वो दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा है। तो इसीलिए जो उनसे पोल्यूशन लोड निकलता है वो काफ़ी हाई होता है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि 2 व्हीलर्स कम एमिट करता है, तो वो थोड़ा बहुत डिक्रीज़ होता है। कुछ स्टडीज़ बोलती है 15% डिक्रीज़ हुआ है, कुछ बोलते हैं 10% डिक्रीज़ हुआ है, पर उसको एग्जैक्ट एस्टिमेट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि कितना पोल्यूशन लेवल्स उसकी वजह से कम हुआ है। सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL के कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को हाथों हाथ लिया है। BSNL के मुताबिक VRS स्कीम शुरू होने से अब तक 40,000 लोगों ने VRS के लिए आवेदन किया है। ये है दिल्ली के रहने वाले सुनील गुप्ता। जब से BSNL का गठन हुआ तब से सुनील इसके साथ जुड़े हैं। फिलहाल इनके रिटायरमेंट में करीब 18 महीने का वक्त बचा है, लेकिन BSNL की VRS स्कीम सुनते ही सुनील ने तुरंत उसके लिए आवेदन कर दिया। आम के आम गुठलियों के दाम। मुझे VRS लेने के साथ साथ BSNL के रिवाइवल में कुछ कंट्रीब्यूट करने के अलावा मेरी जो बाकी बची हुई सर्विस है लगभग 17-18 महीने की, जो कि जनवरी के बाद में मेरी सुपर एनुएशन ड्यू 17-18 महीने के बाद है, उसके लिए मुझे काम किए बिना ही 25% एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन भी मिल रहा है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बी ग्रैब्ड। गोवर्धन भी पिछले 20 साल से चेन्नई छोड़ दिल्ली में BSNL में काम कर रहे हैं, लेकिन VRS स्कीम लॉन्च होते ही गोवर्धन ने इसके लिए आवेदन कर अब चेन्नई वापस जाने का फैसला किया है। गोवर्धन के मुताबिक VRS उनके लिए फायदेमंद साबित हुई है। इसकी मदद से उन्हें अपनी तनख्वाह के मुकाबले 25% ज्यादा का फायदा हो रहा है। So now I have opted for VRS because the salary burden of the company will also get reduced, and the package is so attractive also. So that's why I have opted for VRS. BSNL ने VRS की योजना की शुरुआत 4 नवंबर को की थी, जो 3 दिसंबर तक के लिए रहेगी। BSNL के कर्मचारियों की संख्या 1.5 लाख के करीब है, लेकिन इस योजना का लाभ 1 लाख कर्मचारी ही उठा सकते हैं। BSNL स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति 2019 के मुताबिक 50 साल की आयु पूरी कर चुके या उससे अधिक BSNL के सभी नियमित कर्मचारी VRS के लिए आवेदन कर सकते हैं। BSNL में जो स्कीम लाई गई है, चूंकि BSNL में मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉइज को पेंशन की सुविधा भी उपलब्ध है, तो इस स्कीम में लोगों को एक्स ग्रेशिया पेमेंट प्लस पेंशन जो उनको रिटायरमेंट पीरियड तक मिलती, उसका जो सम सब्सटेंस है वो 125% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एम्प्लॉई को न केवल पेंशन इस पीरियड में मिलेगी, बल्कि साथ ही साथ उनको एक्स ग्रेशिया पेमेंट भी मिल रहा है। तो एम्प्लॉइज़ जो लगभग 53 महीने तक की जिनकी नौकरी आज की तारीख में बकाया है, उन लोगों को अगर वो नौकरी करते तो उनको जो तनख्वाह मिलती, अगर वो तनख्वाह 100 रुपये होती, तो VRS लेने में एक्स ग्रेशिया और पेंशन की तरह उनको टोटल 125 रुपये मिलेंगे। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में BSNL और MTNL के लिए 69,000 करोड़ रुपए के पुनरुद्धार पैकेज की घोषणा की थी। इसमें घाटे में चल रही दोनों दूरसंचार कंपनियों का विलय VRS शामिल है। गोल्डन हैंडशेक कहें या फिर कंपनी का भविष्य, BSNL ने इन्हीं को देखते हुए VRS स्कीम की शुरुआत की है।
इस स्कीम का फ़ायदा एक तरफ जहां कंपनी के बहुत पुराने एम्प्लॉयज़ को मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ कंपनी को भी मार्केट में उठने का सुनहरा मौका मिलेगा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। कोलकाता में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में आज एक और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। आखिरी दिन 415 छात्रों ने मानव क्रोमोसोम की सबसे बड़ी छवि बनाने का कीर्तिमान दर्ज कराया। 4 दिन के इस विज्ञान महोत्सव में कुल 3 गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बने हैं। इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कोलकाता में आयोजित 5वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के आखिरी दिन शुक्रवार को मानव क्रोमोसोम की सबसे बड़ी मानव छवि तैयार की गई। इस गिनीज बुक रिकॉर्ड में 415 छात्रों की भागीदारी रही। क्रोमोसोम डीएनए और विशेष तरह के प्रोटीन से बने होते हैं जो आनुवांशिक गुणों को अगली पीढ़ी में पहुंचाने का काम करते हैं। So this was a record for the largest human image of chromosome. This was never attempted before. So the minimum that we had set was for 250 and the record has been broken with 415 people. The students get to be a part of a record, so they go back with more memories. They feel happier to be a part of the science festival as well as the record. So I think this is a wonderful occasion of coming together of two good things. इसका मकसद युवाओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए प्रोत्साहित करना है। It was a very nice experience for me. In my whole previous life, I didn't experience like making a world record of so many schools and in my own hometown. It was very exciting. It was a new experience which is very difficult to have. So it was a great opportunity for all of us to be a part of it. 4 दिन तक चला भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव काफी खास रहा। इस दौरान छात्रों की ओर से 3 विश्व कीर्तिमान दर्ज कराए गए। गुरुवार को कार्यक्रम में रेडियो किड्स के साथ सबसे ज्यादा लोगों की सभा को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। विज्ञान महोत्सव में विज्ञान फिल्म फेस्टिवल, विज्ञानिका, टीचर साइंस कांग्रेस और महिला वैज्ञानिकों का सम्मेलन समेत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। अरुणा ठाकुर, राज्यसभा टीवी। और अब बात पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर खास पेशकश की। दुनिया भर में बढ़ते जलवायु संकट के बावजूद ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने के लिए होने वाले निवेश में गिरावट आई है। क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव सलाहकारों के मुताबिक 2018 में इसमें 11% की कमी आई है। 2017 में दुनिया में जहां ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी को लेकर $612 बिलियन का निवेश किया गया था, वहीं 2018 में ये घटकर $546 बिलियन हो गया। इसकी बड़ी वजह लो कार्बन ट्रांसपोर्ट और नवकरणीय ऊर्जा में निजी क्षेत्र का कम निवेश रहा। ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस 2019 के नाम से जारी इस रिपोर्ट में कहा गया कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने के लिए एनर्जी जनरेशन सिस्टम में व्यापक सुधार की जरूरत है। इसके लिए साल 2050 तक सालाना मौजूदा निवेश से 3 गुना अधिक पूंजी लगाने की जरूरत है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स का डॉक्यूमेंटेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी डिन सिस्टम आज से लागू हो गया। इसके साथ ही जीएसटी करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के निर्देशों पर इनडायरेक्ट टैक्स व्यवस्था में डिन सिस्टम को शामिल किया गया है। अब से सीबीआईसी के किसी भी पत्र व्यवहार में दस्तावेज पहचान संख्या यानी डिन का उल्लेख करना आवश्यक होगा। सरकार ने प्रत्यक्ष कर व्यवस्था में डिन प्रणाली को पहले ही अमल में ला दिया है। ये अप्रत्यक्ष कर प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के सरकारी लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक और अहम कदम है। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद जीएसटी, कस्टम या सेंट्रल एक्साइज विभाग से किसी भी तरह का पत्र व्यवहार अगर कंप्यूटरीकृत डिन नंबर के बिना होगा तो उसे अमान्य माना जाएगा।
केंद्र सरकार ने अधूरी पड़ी आवास परियोजनाओं के लिए 25,000 करोड़ रुपए देने का फैसला किया, जिसके बाद घर खरीदार तो खुश हैं ही, उनके साथ अधूरे बने सोसाइटी में रह रहे लोग, बिल्डर और रियल एस्टेट से जुड़े बिजनेसमैन ने भी इस घोषणा का स्वागत किया है। सालों से अपने घर में गृह प्रवेश की राह ताक रहे घर खरीदारों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। दूसरी ओर बिल्डर्स और रियल एस्टेट से जुड़े बिजनेसमैन का मानना है कि सरकार के पैसे से उनके अधूरे प्रोजेक्ट पूरे होंगे, जिसके बाद वो घर खरीदारों को दे पाएंगे। ये सरकार का बहुत अच्छा फैसला है। जो फ्लैट कैश क्रंच के वजह से रुके हुए हैं, तो होपफुली इनको कैश मिले कि हमारा प्रोजेक्ट मिल जाए, जल्दी से हो जाए। ये अप्रिशिएबल है कि गवर्नमेंट ने ऐसा कदम उठाया है। बिल्डर का जैसे काम शुरू होगा तो मेरा अपना जो बिजनेस, सपोज मैं स्टील बिजनेस में हूं, तो मेरा अपना स्टील बिजनेस का भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है। हम जैसे छोटे ठेकेदार जो हैं अपने, चाहे वो पेंट वाले ठेकेदार हैं या मेसन वाले ठेकेदार हैं या सिविल के कॉन्ट्रैक्टर जितने हैं, उन सबको रोजगार मिलेगा। आज से 7वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल की शुरुआत दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में हुई। इस फेस्टिवल का खास मकसद धीरे धीरे गायब हो रही उत्तर पूर्व की कबीलियाई भाषाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इसमें उत्तर पूर्वी राज्यों की सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक विरासत की भी झलक लोगों को देखने को मिली। फेस्टिवल में उत्तर पूर्वी राज्यों की शानदार हैंडलूम प्रोडक्ट्स के 100 क्राफ्ट स्टॉल भी लगाए गए। फेस्टिवल में कला प्रदर्शनी, म्यूजिक, डांस और स्थानीय बेमिसाल व्यंजनों का बड़ा कार्निवाल भी देखने को मिला। ऑब्जेक्टिव यहाँ वन इंडिया, वी आर टॉकिंग अबाउट वन इंडियन कॉन्सेप्ट। नॉर्थ ईस्ट का जो स्पेशलिटी क्या है, ये पूरा ट्राइब्स दिख रहा है, वो लैंग्वेज दूसरा है, वो खाने का स्टाइल दूसरा है, बट सभी एक प्राउड इंडियन कॉन्सेप्ट, वही हम दिखाना कोशिश कर रहे हैं। इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन, पर म्यूजिकली रॉक एंड रोल, फैशन, आर्ट मिलाकर यंगस्टर को अट्रैक्ट कर रहा है। भारत 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने इस बात का ऐलान किया। वहीं स्पेन और नीदरलैंड को 2022 में होने वाले महिला हॉकी विश्व कप की मेजबानी मिली है। FIH के मुताबिक भारत में पुरुष हॉकी विश्व कप 13 जनवरी से 29 जनवरी के बीच आयोजित किया जाएगा। हॉकी विश्व कप 2023 के लिए भारत सहित 3 देशों ने मेजबानी के लिए दावेदारी पेश की थी। FIH टास्क फोर्स ने सभी दावेदारों की गहन समीक्षा करने के बाद कार्यकारी बोर्ड को अपनी सिफारिशें सौंपी थी। इसके बाद विश्व कप की मेजबानी के लिए भारत को विजेता घोषित कर दिया गया। भारत के लिए ये घरेलू मैदान पर विश्व चैंपियन बनने का भी सुनहरा मौका होगा। भारत ने आखिरी बार ये खिताब 1975 में जीता था। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर।